बस्तर में एक और पहाड़ को खोदे जाने की तैयारी है। एक दिन पहले भांसी पंचायत में आयोजित आम सभा भले एक प्रशासनिक औपचारिकता रही हो, लेकिन बस्तर के आदिवासी समाज के भीतर वर्षों से सुलग रही पीड़ा, गुस्से और अविश्वास का विस्फोट देखने लायक था। बेलाडीला डिपॉजिट 4 में एनसीएल द्वारा प्लांट खोलने की मंशा लेकर बुलाई गई इस सभा में दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के 25 पंचायतों से आए ग्रामीणों ने जिस तेवर में अपनी बात रखी, उसने ये साफ कर दिया कि विकास के नाम पर आदिवासियों को अब और भ्रमित करना आसान नहीं है। सभा में पहुंचे एनसीएल के अधिकारी ग्रामीणों के सवाल के सामने इतने असहज दिखे कि अंततः उन्हें बिना कोई ठोस जवाब दिए बेरंग लौटना पड़ा। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। बंदूक उठाने के लिए हम लोग को एक दिन नहीं लगेगा। जन जंगल बिना हम नहीं रह सकते। किसी अड्डा नहीं हम देना नहीं चाहते। ये हमारे आस्था के इस पहाड़ पर सभी चीजें हैं भाई। जबरदस्ती कुलाना साहब, आसाम वाला या फिर नेपाल वाला, ये पूरा कहानी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। फर्जी ग्राम सभाएं करती हैं ये कंपनियां। ग्राम सभा का रिकॉर्ड लाइए, सरकार के साथ मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई। बस्तर का मान सम्मान का प्रतीक है, तो इसको बचाने के लिए लड़ेंगे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा में आयरन ओर की खदान बेलाडीला डिपॉजिट 4 का मुद्दा ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। एक दिन पहले आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों का पहला और सबसे तीखा सवाल यही था कि अगर प्लांट खुलेगा तो उन्हें क्या मिलेगा। क्या वही विकास मिलेगा जिसका वादा दशकों पहले एनएमडीसी के समय किया गया था? क्या उनके गांव में साफ पानी आएगा? क्या बच्चों को स्कूल और बीमारों को अस्पताल मिलेगा? या फिर पहले की तरह केवल पहाड़ों का सीना छलनी होगा और बदले में आदिवासियों को खून की तरह लाल पानी पीना पड़ेगा? ये सवाल कोई भावनात्मक नारा नहीं था, बल्कि 70 सालों के अनुभव से निकला हुआ आरोप था। ग्रामीणों ने 2 टूक कहा कि जब से एनएमडीसी की परियोजनाएं शुरू हुई, तब से वे लाल पानी पीने को मजबूर हैं। नदियां, नाले और जल स्रोत खनन के कचरे से जहरीले हो गए, लेकिन न कंपनी ने और न ही जिला प्रशासन ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया। मैं यहाँ पहाड़ के लिए बचाने के लिए आया हूँ। मैं तो पानी नीचे जा रहा है, तो इस पानी के लिए हम तो गाय कहाँ पिएगा, आदमी कहाँ पिएगा? ये प्रदूषण और कल के दिन मवा हुआ नहीं गिरेगा। कल के दिन ना अपन नहीं बचाएंगे तो कौन बचेगा? लाल पानी आता है उधर। लाल पानी तो डूंगरी फालना से आता है, लेकिन हम लोग क्या कल परसों तो आ सकता है। कल परसों आ सकता है। ये प्लांट खुलेगा तो। जी सर। पानी गलती होता है, जानवर पीता है भी, आम पीते हैं, गाय भी पीते हैं, लेकिन गलत होता है तो हम लोग को ऊपर से नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग पानी उन्हीं गलत है बोल के हम लोग ये नुकसान हो रहा है बोल के हम लोग नहीं दे रहे सर। उधर के जीवन में मतलब अपने लोग के ऊपर में इतना मतलब लाल पानी जा रहा है, प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ के लोग बीमार से वंचित है और उसके बाद बच्चे कुपोषित पाए जा रहे हैं। इस 70 साल में मूलभूत सुविधा जो इतना बड़ी कंपनी एशिया के मतलब लोहा खदान की जो कंपनी है, जो मूलभूत सुविधा तो अपने मतलब लोकल प्रभावित पंचायतों को तो नहीं दे पाई। तो अभी आने वाला जो अभी लोडिंग प्लान लग रहा है, उससे हमको कोई उम्मीद ही भी नहीं है कि मतलब हमको कुछ सुविधा बना के देगा। 13 नंबर खदान में भी ऐसे ही एनसीएल बना दिया गया था, स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन और एनएमडीसी के द्वारा एनसीएल कंपनी बनाया गया जॉइंट वेंचर में, और एनसीएल ने अदानी को 13 नंबर खदान को दे दिया गया था। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे द्वारा फिर हमने थाने में लिख करके दिया गांव वालों के साइड से, हिरोली गांव वालों के साइड से, कि यहाँ ग्राम सभा हुई नहीं है, जो ग्राम सभा बताया जा रहा है वो फर्जी है, इसकी जांच की जाए और जो लोग दोषी पाए जाएंगे जो फर्जी ग्राम सभा किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और फिर बाद में वो पूरा आंदोलन जो था वो इस दिशा में मुड़ा और उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसकी जांच कराई और जांच में ग्राम सभा फर्जी पाई गई।
सभा का माहौल तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब युवाओं ने खुलकर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके दादाओं ने कभी समर्पण नहीं किया, हथियार रखे हैं और चलाना नहीं भूले हैं। ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर पहाड़ पर जबरन नजर गड़ाई गई, अगर बिना ग्रामीणों की मर्जी के प्लांट खोला गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। युवाओं ने कहा कि वे शांति चाहते हैं लेकिन अपनी जमीन, जंगल और पहचान की कीमत पर नहीं। उनके शब्दों में वह हताशा भी थी जो वर्षों से अनसुनी मांगों और टूटे वादों से पैदा होती है। मैं खुले मंच में बोल रहा हूँ, वो तलवार उठाने के लिए एक दिन नहीं लगेगा, ये बता दिया। और वो बंदूक जो रखे हैं ना हम लोग, वो बंदूक उठाने के लिए हम लोग को एक दिन नहीं लगेगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। हमारे दादा लोग जो समर्पण किए हैं वो बस नाम के लिए किए हैं, मैं बता दे रहा हूँ, आप जो करना कर लीजिए। अभी एक युवा को मैं सुन रहा था और उस युवा ने ये बोला है कि हमारे दादाओं ने हथियार रख दिए हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती हुई तो हम दोबारा से हथियार उठा सकते हैं। इस आक्रोश को कैसे देख रहे हैं इस बस्तर में? वो युवा है, यंग है, उन्होंने अपनी सोच बता दिया। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हथियारबंद लड़ाई में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। हथियारबंद लड़ाई से कोई लड़ाई नहीं जीता जा सकता है, ये पूरा बस्तर जानता है। और जो भी लड़ाई है हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये बुद्ध और गांधी का देश है ये, और गांधी जी ने जो रास्ता हमें बताया उसी रास्ते पर चल करके ही हम इस पहाड़ को बचाएंगे और इस ज़मीन को बचाएंगे, इस धरती को बचाएंगे। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अगर उनकी आवाज को दबाकर प्लांट थोपा गया तो बस्तर असम और नेपाल जैसी स्थिति की ओर बढ़ सकता है। ये कथन किसी राजनीतिक विश्लेषण से ज्यादा एक सामाजिक चेतावनी था, जिसमें ये डर छिपा था कि दमन और उपेक्षा अंततः टकराव को जन्म देती है। उन्होंने साफ किया कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास जो उन्हें उजाड़ दे स्वीकार्य नहीं है। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं दी जाए, पहले ये साबित किया जाए कि कंपनी सचमुच उनकी जिंदगी बेहतर बनाएगी, उसके बाद ही किसी परियोजना पर बात हो सकती है। अगर ये एनएमडीसी 4 नंबर डिपॉजिट और अगर जबरदस्ती खुला ना साहब, आसाम वाला या फिर नेपाल वाला, ये पूरा कहानी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं पूरा ये अकेला बोल रहा नहीं, ये मत समझिए, पूरा जनता बोल रहा है, ठीक है? आप अभी लिख के दीजिए, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम लोग पहाड़ को किसी भी स्थिति पर हम किसी अडानी अंबानी जिसी को भी कंपनी को हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जीवन उसी पहाड़ से चलती है, हम रोजी रोटी उसी से मिलते हैं, हमारा सब कुछ, हमारा जो जनता का जीवन है हमारा पहाड़ है। हम ये पहाड़ को क्या करना चाहते हो? बचाना चाहते हो कि जो है ना इधर खनन कंपनी आए? बचाने चाहते हैं। बचाना चाहते हो? हाँ। क्यों बचाना चाहते हो? तो पहाड़ को देने से हमको क्या फायदा मिलता है? नहीं, क्या फायदा तो होगा। अगर पहाड़ मिलेगा तो आपको घर द्वार बढ़िया मिल जाएगा, पैसा मिल मिलेगा सर। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, खेती किसानी करके जीने वाले को कोई पहाड़ नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते हो? जैसे देगा, हम लोग जीने का है, पीने का है, वो पहाड़ में रहने वाला है हम लोग। हमको लेकिन हमारा ये क्या हमको नहीं देने चाहते हैं। क्या नहीं देना चाहते हो? मतलब जंगल और पहाड़ खोलने नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं खोलने देना चाहते हो? मतलब हमारा बाल बच्चा कैसे पालेंगे पहले? मतलब हमारा जंगल बिना हम नहीं रह सकते हैं। 70 सालों का हिसाब लेकर का है ना, वो भी सार्वजनिक कंपनी है। क्या किया बताइए, ये बताइए। और हम लोग हर गांव में जा रहे हैं, आसपास गांव में कोई उम्रदराज व्यक्ति नहीं मिल रहा है, लोग जी नहीं पा रहे हैं ज्यादा साल तक। आपने पानी को गंदा कर दिया, दूषित कर दिया, वातावरण को दूषित कर दिया। इस गंदा पानी का उपयोग करके हमारे लोग पहले मर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहाड़ उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि देवता है। डिपॉजिट 4 की पहाड़ी में पीढ़ियों से पूजा अर्चना होती आ रही है। यहीं उनकी कुल देवी देवताओं का वास है, यहीं उनके पूर्वजों की स्मृतियां और उनकी जीवन शैली की जड़ें जुड़ी हैं। इस पहाड़ को खोदना उनके लिए केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व पर हमला है।
सभा में कई ग्रामीणों ने कहा कि जिस पहाड़ी को सरकार और कंपनी खनिज का भंडार मान रही है वह आदिवासियों के लिए आस्था का केंद्र है, जिसे किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आज बेलडला पहाड़ पर बहुत खतरा है और बेलडला पहाड़ केवल दंतेवाड़ा का या बीजापुर का पहाड़ नहीं है, बल्कि इस बस्तर की शान है, बस्तर का मान सम्मान का प्रतीक है और हमारी देवी देवताओं का अनालपेन का वास का स्थान है। पहाड़ के पूर्व दिशा के लोग पूर्व पश्चिम के भी जैव विविधता के हिसाब से तो पूरी तरह है ही, पूरे इस पर निर्भर हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो अनालपेन है, हमारा देवी दामी है, हमारा जागा जिम्मी है, ये भी इस पहाड़ से पूरा ताल्लुकात रखते हैं। ये अगर पहाड़ खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसी आधार पर तो वो जो क्या नाम वेदांता को नीमागिरी का जो पहाड़ दिया गया था उड़ीसा में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई और फिर आदेश दिया कि आप ग्राम सभा में जाइए, और सभी ग्राम सभाओं ने वो फिर अस्वीकार कर दिया। तो बच गया वो पहाड़ नीमागिरी का, वो देवी देवताओं की वजह से कि हमारे आस्था के इस पहाड़ पर सभी चीज़ें हैं भाई, ऐसा कैसा हम देंगे पहाड़, बताइए। जितना अरावली को लेकर के लड़ाई हुई वो मैं समझता हूँ कि ठीक है, राजधानी के समीप है, राजधानी के लोगों ने भी उसका आवाज़ उठाई, क्योंकि अरावली पर तो दिल्ली है, तो उसी हिसाब से दिल्ली से भी आवाज़ उठी, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ गया, रोक लगानी पड़ी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस पहाड़ को बचाने के लिए उससे भी बड़ी लड़ाई होगी। फर्जी ग्राम सभाएं करती है ये कंपनियां सरकार के साथ मिली भगत से, और सरकारें किसके लिए, आप जानते हो सरकार है क्या अपने आप में? सरकार तो बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। आप देखिएगा, मैं तो ये बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई का तजुर्बा मेरे पास है। मैं कह सकता हूँ कि जो अधिकारी हैं वो तो उन कंपनियों के लिए काम करते हैं, वो लोगों के लिए थोड़ी नौकरी कर रहे हैं। सभा में मौजूद बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी ने एक सुर में कहा कि आज भी पहाड़ी के पीछे बसे गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सड़कें अधूरी हैं, स्कूल नाम के हैं, स्वास्थ्य केंद्र दूर और बेअसर हैं, गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिलता, बच्चों की पढ़ाई अधर में लटकी रहती है और बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ना पड़ता है। ऐसे में जब एनसीएल विकास का सपना दिखाने आती है तो ग्रामीणों को ये सब्ज बाग के अलावा कुछ नहीं लगता। उनका कहना था कि पहले जो कंपनियां आई उन्होंने भी यही वादे किए थे, लेकिन हकीकत में आदिवासियों के हिस्से में सिर्फ प्रदूषण, विस्थापन और अपमान आया। मूलभूत सुविधा उस गांव में आज तक पहुंचा है? आज तक कुछ नहीं है सर, मूलभूत सुविधा आज तक कुछ नहीं है वो गांव में। तो हमारे यहाँ गांव में जो पेशेंट को लाना है बोल रहे थे, हम लोग कावड़ से जो ढो के लेके आता है, पहाड़ी पार करते हैं, 3-4 घंटा चलते हैं सर हम लोग। ना सड़क नहीं है, ना हॉस्पिटल नहीं है, ना स्कूल नहीं है, ना कुछ नहीं है। तो बारिश का समय भी पानी पीना बोले तो बहुत दिक्कत आता है। अभी तक भी लाल पानी जा रहा, पूरा खेत बर्बाद हो गया है। गाय बैला ये सभी आदमी इंसान सभी जीव जान सब खत्म हो रहा है। नदी में जो रहता है मछलियाँ सब खत्म हो गया है। कैसे बर्बाद हुआ, क्या बर्बाद हुआ बताओ? नहीं, वहाँ सुविधा नहीं है, तो हॉस्पिटल नहीं है, तो अभी रोड नहीं है, कुछ नहीं है। जंगल बर्बाद हो रहा है। जंगल तो बर्बाद ही हो रहा है सर। कोई मतलब स्कूल का मतलब विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, कोई भी उधर कोई मूलभूत सुविधा इधर से नहीं मिल रही है। पर्यावरण का मुद्दा भी सभा में पूरी गंभीरता के साथ उठा। ग्रामीणों ने बताया कि ये पहाड़ी जैव विविधता का जीवित उदाहरण है। यहाँ घने जंगल हैं, दुर्लभ पेड़ पौधे हैं और तमाम वन्य प्राणी निवास करते हैं। कुछ ही दिन पहले इस इलाके में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, जो इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र वन्य जीवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बाघ के अलावा अन्य जंगली जानवरों का भी ये डेरा है। ऐसे में खनन का मतलब केवल पहाड़ को तोड़ना नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को तहस नहस करना है। पहाड़ पे कौन कौन से जीव रहते हैं, जानवर कौन कौन से हैं? अरे वहाँ सुअर रहते हैं, बालो रहते हैं, अरनमन में रहते हैं, बंदर में रहते हैं, हिरन में रहते हैं, और वो खरगोश में रहते हैं। सब चीज़ वहाँ पर रहते हैं। वहाँ क्या बाघ भी है? क्या बाघ? हाँ बाघ भी है। बाघ है वहाँ? हाँ है बड़ा वाला भी है, उसका काला वाला भी वो भी है। क्या क्या जानवर इन इलाकों में? केस है, कोडरी मन है, चूहर है, सब है, मतलब वही काता है। और इसी ठंड सीजन में यहाँ पे जो बाघ होता है वो बच्चे को जन्म देने के लिए कई जगह से वो बाघ यहाँ पे आता है
और इस तरीके से अन्य हम राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो वो यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पर डायनासोर योगिन ट्री फंड का भी पाया जाना बताया जाता है, वो इलाका कौन सा है? क्या वो इलाका डिपोजिट 4 या डिपोजिट 5 है? ये डिपोजिट 4 में ही है। यहाँ पे जैसे राजा बंगला से होते हुए हम जाते हैं। एनसीएल के अधिकारी इस पूरे विमर्श में कहीं भी ग्रामीणों को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे सके। न उनके पास लाल पानी की समस्या का समाधान था, न विस्थापन और रोजगार की ठोस योजना, न ही पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर कोई भरोसा। यही वजह थी कि सभा खत्म होते होते साफ हो गया कि ये आम सभा कंपनी के लिए समर्थन जुटाने का मंच नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़े जनमत का आईना बन गई है। अधिकारियों का बेरंग लौटना केवल प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि उस गहरे अविश्वास का संकेत है जो आदिवासी समाज और खनन परियोजनाओं के बीच वर्षों में पैदा हुआ है। हम मीडिया को जवाब देने के लिए मेरी नौकरी चली जाएगी, आप समझिए बात को। हम कोई बोल नहीं सकते एक शब्द, आप मेरी बात को समझिए। है हम मान रहे हैं, लेकिन आप जो हमको करा रहे हैं ना, अगर मेरा एक शब्द भी अगर बोलता हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि हम एथोराइज ही नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते। सवाल है छोटा सा, ग्राम सभा कब हुई, कहाँ हुई, बस वही सवाल है, अब कुछ नहीं। ठीक है, मैं वहाँ से पता करके बता दूंगा। अभी आपको पता नहीं? अभी हमको जानकारी नहीं। हम तो अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं यहाँ। एजीएम है। एजीएम जो भांसी का ग्राम सभा था उसमें गांव वालों ने एनसीएल कंपनी से सवाल पूछे और उनके जवाब संतोषप्रद नहीं होने के बाद ऑलमोस्ट इसको विफल ही बोलना चाहिए, और जिन्होंने ज्ञापन दिया है वो मैं उसको आगे बढ़ा। अभी जो अधिकारी लोग आए थे एनसीएल वाले या स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के या एनएमडीसी से संबंधित, मुझे नहीं मालूम कौन लोग हैं, पर कोई अधिकारी आए थे और उनसे ये पूछा जा रहा था ग्राम सभा कब हुई वो बताइए, ग्राम सभा का रिकॉर्ड लाइए। वो कुछ देने के स्थिति में नहीं है, और जन सुनवाई कब हुई वो भी बताने की स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह फर्जी तरीके से, जैसा कि 13 नंबर में हुआ था, ऐसा फर्जी करके ये लोग इस पहाड़ को कब्जा करना चाहते हैं, और हम इसको ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं और बिल्कुल नहीं देंगे। ये लोग इस ग्राम सभा को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो आ नहीं रहे हैं, हल्के फुल्के लोगों को भेज दे रहे हैं और जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं ये सब लोग। और ये पूरे जनता को ये लोग जनता समझ ही नहीं रहे हैं, ये तो कीड़े में कोड़े समझ रहे हैं। बात ये है कि जनता को जनता समझे ना, तब तो आएंगे ये लोग। ये तो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं हम तो इनको कुचल देंगे, ये तो फिर संभव नहीं है। भांसी की ये सभा एक बार फिर ये सवाल छोड़ गई कि क्या विकास का मतलब सिर्फ खनन और मुनाफा है, या फिर उन लोगों की जिंदगी, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा भी विकास का हिस्सा है। जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक बस्तर से उठती ऐसी आवाजों को रोक पाना असंभव होगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।